नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली पेपर प्रैक्टिस में। आज मैं फिर से आपके सामने साइंस की एक नई टेस्ट सीरीज लेकर आई हूँ, जो कि टेस्ट नंबर होगा 111। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन ए ओराइजा सेटाइवा, बी ट्रेटिकम एस्टिवियम, सी पाइसम सेटाइवम, डी नेलेम्बो निसिफेरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ट्रेटिकम एस्टिवियम। ठीक है, तो ये क्या है? गेहूं का साइंटिफिक नेम है। ओराइजा सेटाइवा किसका साइंटिफिक नेम है? चावल का। और पाइसम सेटाइवम है मटर का वैज्ञानिक नाम। और सी है डी है नेलम्बो न्यूसिफेरा, तो ये किसका साइंटिफिक नेम है? कमल का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पौधों में अवर्णीय लवक का क्या कार्य है? ऑप्शन ए भोजन बनाने में मदद करना, बी पौधों के भूमिगत भाग में भोजन का संग्रहण करना, सी पंखुड़ियों और पत्तियों को रंग प्रदान करना, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी पौधों के भूमिगत भाग में भोजन का संग्रहण करना। ठीक है, तो अवर्णीय लवक क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है कि पौधों के भूमिगत भाग जो जड़ होता है उसमें क्या करता है? भोजन का संग्रहण करता है, मतलब भोजन का निर्माण करता है। किस फॉर्म में? स्टार्च और प्रोटीन हो गया और वसा के रूप में क्या करता है? भोजन का संग्रहण करता है। ए है भोजन बनाने में मदद करना, तो भोजन बनाने में कौन मदद करता है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जो लवक होते हैं, प्लास्टिड होता है, वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, और दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट। तो जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल नामक एक पिगमेंट पाया जाता है, जो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में भोजन बनाने का काम करता है। सी है पंखुड़ियों और पत्तियों को रंग प्रदान करना, तो ये किसका काम है? क्रोमोप्लास्ट का। ठीक है, वर्णीय लवक बोलते हैं इसको, और इसका काम क्या है? पंखुड़ियों और पत्तियों को रंग देता है ये। ठीक है, अलग अलग कलर देता है, जैसे पीला हो गया, नीला, लाल, बैंगनी। ठीक है, तो जो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए लेमार्क, बी डार्विन, सी मेंडल, डी है अरस्तु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लेमार्क। ठीक है, तो लेमार्क ने अपनी एक पुस्तक आई थी उनकी, फिलोसॉफिक जूलॉजी क्यू, तो इसमें इन्होंने क्या किया था? थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ठीक है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया था। ठीक है, अब इसको डिस्कस करते हैं कि सिद्धांत में है क्या। इस सिद्धांत में क्या है कि इस सिद्धांत के अनुसार जो पर्यावरण से अनुकूलन स्थापित करने के लिए, ठीक है, एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने के लिए जो जीव जंतु हैं उनमें क्या होता है? कुछ परिवर्तन होते हैं, कुछ चेंज होते हैं, और ये परिवर्तित जो लक्षण होते हैं, फिर क्या होता है? इनका विकास होने लगता है। ठीक है, दूसरी पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ी है, उनमें ये लक्षण क्या होते हैं? चले जाते हैं, इनका विकास हो जाता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे जो जिराफ होता है, जिराफ का एग्जाम्पल लेते हैं कि जिराफ क्या करता है? जब पृथ्वी पर घास कम हो गई, ठीक है, तो जिराफ ने क्या किया कि पेड़ों की पत्तियों को खाना शुरू कर दिया, और इस प्रोसेस में क्या हुआ कि जिराफ की गर्दन क्या हो गई? लंबी हो गई। तो इसके फलस्वरूप ये हुआ कि आने वाली जो पीढ़ी है उनकी क्या हो गई? उनकी गर्दन भी लंबी होती गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो लंबी गर्दन जो उनका लक्षण था वो आने वाली पीढ़ी में भी चला गया। तो इसी को क्या बोलते हैं? उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। ठीक है, जो उपार्जित लक्षण उन्होंने उपार्जित किए थे मतलब इस एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने के लिए, तो वो जो लक्षण थे वो क्या हो गया? आने वाली पीढ़ी में भी चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कियोप्टेरिक्स था? ऑप्शन ए उभयचर एवं मछलियों के बीच की कड़ी, बी सरीसृप एवं पक्षियों के बीच की कड़ी, सी स्तनधारियों एवं पक्षियों के बीच की कड़ी, डी स्तनधारियों एवं पक्षियों के बीच की कड़ी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सरीसृप एवं पक्षियों के बीच की कड़ी। ठीक है, रेप्टाइल्स और जो एवीज होते हैं उनके बीच की कड़ी को क्या बोलते हैं? आर्कियोप्टेरिक्स बोलते हैं। एक्चुअली में जो आर्कियोप्टेरिक्स है ये एक जीवाश्म के रूप में मिले हैं, मतलब इनके अवशेष मिले हैं पृथ्वी पर। ठीक है, अब जो इनमें 2 तरह के लक्षण होते हैं, एक तो रेप्टिलिया के लक्षण पाए गए हैं और एक एवीस पक्षियों के लक्षण पाए गए हैं। ठीक है, अब पक्षियों के इनमें क्या लक्षण पाए गए हैं कि इनमें पंख पाए गए हैं, और जो इनका सिर है वो गोल सिर होता है इनमें, जो कि क्या होता है? पक्षी की तरह। और जो सरीसृप होता है रेप्टाइल्स की तरह, इनमें पूंछ और जबड़े में दांत पाए गए हैं,
जीवाश्म के रूप में, ठीक है। तो तभी इनको क्या बोलते हैं, सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गलत कथन को चुनिए। ऑप्शन ए, फिनोप्थेलिन अम्ल के साथ कोई रंग नहीं देता परंतु क्षार के साथ गुलाबी रंग देता है। बी देखते हैं, बी है हल्दी अम्ल के साथ पीला और क्षार के साथ लाल रंग देता है। सी, अम्ल लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। डी है मिथाइल ऑरेंज अम्ल के साथ लाल और क्षार के साथ पीला रंग देता है। तो इसमें गलत क्या है, सी, अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो ये बिल्कुल गलत है। जो एसिड होता है वो क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को नीला नहीं करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल करता है, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा कि अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल करता है और क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को नीला करता है, ठीक है। और अम्ल का नीले लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। सॉरी, लाल लिटमस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और नीले को क्या करता है, लाल कर देता है। और जो क्षारक होता है, बेस होता है, उसका नीले लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो लाल लिटमस को क्या करता है, नीला करता है, ठीक है। तो ये क्या है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन ए देखते हैं, ऑप्शन ए देखते हैं, फिनोप्थेलिन अम्ल के साथ कोई रंग नहीं देता परंतु क्षार के साथ गुलाबी रंग देता है। फिनोप्थेलिन अम्ल के साथ, जो फिनोप्थेलिन भी एक सूचक होता है, इंडिकेटर होता है, वो अम्ल के साथ, एसिड के साथ कोई रंग नहीं देता, लेकिन जो क्षार होता है, बेस होता है, उसके साथ क्या देता है, पिंक कलर देता है। बी देखते हैं, हल्दी अम्ल के साथ पीला और क्षार के साथ लाल रंग देता है। अब जो हल्दी है वो क्या है, अम्ल के साथ, एसिड के साथ पीला कलर देता है और क्षार के साथ, जो बेस होता है, उसके साथ लाल रंग देता है। आप इसको घर में भी ट्राई कर सकते हैं। हल्दी भी क्या होता है, एक सूचक होता है, इंडिकेटर की तरह काम करता है। अगर हम उसमें क्या करेंगे, एसिड डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। और उसमें कोई बेस, क्षार डालेंगे, जैसे बेस क्या हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, तो इसमें अगर हम क्षार डालेंगे तो वो क्या होगा, लाल कलर का हो जाएगा। डी है मिथाइल ऑरेंज अम्ल के साथ लाल और क्षार के साथ पीला रंग देता है। तो ये क्या है, हल्दी के बिल्कुल अपोजिट है, तो इसको ऐसा करके याद कर सकते हैं, ठीक है। हल्दी अम्ल के साथ पीला रंग देता है और मिथाइल ऑरेंज क्या अम्ल के साथ लाल रंग देता है, ठीक है। और हल्दी क्षार के साथ लाल रंग देता है और मिथाइल ऑरेंज क्षार के साथ पीला रंग देता है। तो इनमें क्या है, बिल्कुल अपोजिट संबंध है। अब हम देखते हैं कि ये है क्या आखिर चीज़। ये फिनोप्थेलिन हो गया, हल्दी और लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज, ये एक्चुअली में होते हैं सूचक, इंडिकेटर, ठीक है। सूचक क्या होते हैं, सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं, इंडिकेटर, जो क्या करते हैं, किसी भी पदार्थ के, किसी भी ऑब्जेक्ट होता है उसकी अम्लीयता या क्षारीयता का परीक्षण करते हैं। मतलब कोई चीज़ कितनी एसिडिक है और बेसिक है, ठीक है। मतलब कोई चीज़ अम्लीय है या क्षारीय है, वो क्या करते हैं, इसका टेस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे पीएच स्केल भी एक क्या होता है, सूचक, इंडिकेटर होते हैं। उसमें भी हम क्या करते हैं, अम्लीयता और क्षारीयता का परीक्षण करते हैं। 7 से कम अगर किसी चीज़ का पीएच मान होगा तो वो क्या होगी, अम्लीय होगी, एसिडिक होगी। और 7 से ज़्यादा अगर किसी पदार्थ का पीएच वैल्यू होगी तो वो क्या होगी, क्षारीय होगी, बेसिक होगी। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, पीएच स्केल। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक जानकारी देती हूँ कि हमारे इस चैनल पर उत्तराखंड की एक नई टेस्ट सीरीज चल रही है, जो रेबार सीरीज़ के नाम से चल रही है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सही सम्मिलित कीजिए। ऑप्शन ए है मोनोसैकेराइड फ्रक्टोज, बी डाइसैकेराइड लैक्टोज, सी संतृप्त वसा सरसों का तेल, डी है असंतृप्त वसा मछली के यकृत का तेल। तो इसमें क्या करना है, हमने सॉरी यहाँ पे ये गलत हो गया, मिसप्रिंट हो गया। यहाँ पे हमने गलत को सम्मिलित करना है, मतलब गलत कौन दे रखा है, तो इसका राइट आंसर, ठीक है, गलत को करना है। मतलब गलत कौन सा स्टेटमेंट है उसे हमने देखना है। तो इसमें जो सी है वो क्या है, गलत है, संतृप्त वसा सरसों का तेल। तो जो सरसों का तेल है, जो सरसों का तेल है वो संतृप्त नहीं होती है, ठीक है, संतृप्त सैचुरेटेड फैट। तो सरसों का तेल क्या होता है, अनसैचुरेटेड फैट होता है। मतलब ये क्या होता है, सैचुरेटेड फैट मीन्स जो जमता है और अनसैचुरेटेड फैट मीन्स होता है जो जमता नहीं है। तो सरसों का तेल क्या होता है, आपने सरसों के तेल को कभी जमते हुए देखा है, नहीं, क्योंकि सरसों का तेल क्या होता है, असंतृप्त होता है, मतलब जमता नहीं है। जो भी
वनस्पति तेल होता है, जो वनस्पति से हमें जो वसा मिलती है, तेल मिलता है, वो क्या होता है, असंतृप्त होता है, मतलब वो जमते नहीं है। जैसे तिल का तेल हो गया, और तिल का तेल, सरसों का तेल, ठीक है, मूंगफली का तेल, ये क्या होता है, सारे असंतृप्त होते हैं। और जो भी जंतु से जो हमें वसा मिलती है, फैट मिलता है, वो क्या होते हैं, वो संतृप्त होते हैं, मतलब वो जम जाते हैं। जैसे घी हो गया, ठीक है, तो घी भी क्या होता है, जमता है। और ए है मोनोसैकेराइड और फ्रक्टोज। तो ये क्या, ये भी बिल्कुल सही है। फ्रक्टोज क्या होता है, एक मोनोसैकेराइड का टाइप होता है। और फ्रक्टोज सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है, शहद में, ठीक है। फ्रक्टोज क्या होता है, सबसे मीठी शर्करा होती है। और मोनोसैकेराइड में और कौन कौन से आते हैं, ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया। बी है डाइसैकेराइड लैक्टोज। तो लैक्टोज क्या है, एक डाइसैकेराइड है। लैक्टोज किस में पाया जाता है, दूध में, दही में लैक्टोज पाया जाता है। और डाइसैकेराइड के और एग्जांपल हो गए, जैसे सुक्रोज, चीनी। सुक्रोज के किस में पाया जाता है, चीनी में पाया जाता है। माल्टोज अंकुरित बीजों में पाया जाता है। तो ये भी डाइसैकेराइड का टाइप है। डी था इसमें असंतृप्त वसा, मछली के यकृत का तेल। तो जो मछली की यकृत का तेल होता है, वो क्या होता है, असंतृप्त होता है, मतलब वो जमता नहीं है, अनसैचुरेटेड फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है। ऑप्शन ए है अधिक दाब के कारण उबलते समय पानी का ताप कम हो जाता है। बी है अधिक दाब के कारण उबलते पानी का तापमान बढ़ जाता है। सी प्रयुक्त पानी का वाष्पन बहुत कम होता है। डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, ऑप्शन बी, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का तापमान बढ़ जाता है। जब हम क्या करते हैं, प्रेशर कुकर का ढक्कन उसमें लगाते हैं, तो क्या होता है कि प्रेशर कुकर में दाब बनने लगता है, प्रेशर बनने लगता है। और जैसे ही प्रेशर बनता है और तो क्या होता है, उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। क्योंकि जैसे ही प्रेशर और तापमान में कैसा संबंध है, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ता है। तो जैसे ही दाब बढ़ेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक है, वो भी क्या होता है, बढ़ जाता है। और उसका अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो क्या होगा, खाना जल्दी बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बल 0.5 किलोग्राम पिंड में 10 मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न करता है, तो बल का मान क्या होगा। एक बल 0.5 किलोग्राम के एक पिंड में, ठीक है, किसी वस्तु में क्या करता है, 10 मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न करता है। तो बल का मान क्या कीजिए, बल, ठीक है, तो फोर्स बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, m इंटू ए, ठीक है। तो यहाँ पे m कितना देर का, हमें 0.5, और त्वरण हमें देर का है 10। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 5 न्यूटन, ठीक है। तो बल कितना आया, फोर्स आया 5 न्यूटन। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कुहनी की संधि को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कब्जा हिंज संधि, बी है कंतुक खलिका संधि, सी खूंटी संधि, और डी है सैंडल संधि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए कब्जा हिंज संधि, ठीक है, हिंज जॉइंट। तो हिंज जॉइंट पाई जाता है हमारी कोहनी में, ठीक है। हिंज जॉइंट किसे, सबसे पहले संधि क्या होती है, जॉइंट क्या होता है, मतलब जहाँ पर दो हड्डियाँ आपस में जुड़ती है, तो उसी जुड़ाव को क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं, जॉइंट बोलते हैं। तो कब्जा हिंज संधि क्या होती है, कब्जा हिंज संधि में क्या होता है कि हमारी जो हड्डी होती है वो एक दिशा में मुड़ती है। जैसे हमारी कोहनी हो गई और हमारा घुटना हो गया, तो ये क्या होता है, एक दिशा में मुड़ता है। तो ये तो जो कोहनी होती है वो कब्जा हिंज संधि का एग्जाम्पल है, और हमारा घुटना भी क्या है, कब्जा हिंज संधि, जो हिंज जॉइंट है उसका एग्जाम्पल है। बी है कंदुक खलिका संधि, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। तो कंदुक खलिका संधि पाई जाती है हमारे कंधे में, जो अंश मेखला होती है उसमें, और जो श्रोणि मेखला होती है उसमें पाई जाती है क्या, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो हड्डी है वो चारों तरफ से गति करती है, चारों ओर गति करती है। आप हाथ को ऐसे कंधे के बल ऐसे करके घुमाओ तो क्या होता है, चारों तरफ घूमने लगता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, तो ये पाया जाता है हमारे कंधे में। सी है खूंटी संधि, खूंटी
पाइवोट, सी है खूंटी संधि पाइवोट जॉइंट। तो पाइवोट जॉइंट कहाँ पे पाई जाती है? हमारे जो गर्दन है और जो सिर है उसके बीच की हड्डी में, ठीक है, बीच का जो जॉइंट होता है उसमें पाई जाती है, जिससे क्या होता है हमारी जो गर्दन है वो आगे पीछे और दाएं बाएं घूम सकती है। तो उसमें कौन सी संधि होती है? खूंटी संधि पाइवोट जॉइंट। अब आता है डी, आता है सैंडल संधि। तो सैंडल संधि होती है हमारे अंगूठे में, ठीक है, अंगूठे के जो कार्पल्स और मेटाकार्पल्स की जो हड्डी होती है उनके बीच में पाई जाती है सैंडल संधि, सैंडल जॉइंट, ठीक है। इसी जो ये जॉइंट है, इसी के कारण जो हमारा जो अंगूठा होता है वो बाकी दूसरे उंगलियों की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा मूवमेंट करता है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो अंगूठा होता है वो दूसरी हड्डियों की, दूसरी जो उंगलियां होती है उनके हिसाब से ज़्यादा क्या करता है, मूवमेंट करता है, ज़्यादा हलचल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कशेरुकियों के आमाशय में मुख्यतः किसका पाचन होता है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, बी है प्रोटीन, सी वसा, डी है सभी का। तो कशेरुकी जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि वर्टिब्रेट्स किसे बोलते हैं? कशेरुकी होते हैं जिनमें ऐसे जंतु जिनमें क्या होती है, रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, उन्हें कशेरुकी बोलते हैं, वर्टिब्रेटा। तो कशेरुकियों के आमाशय जो स्टमक होता है उसमें मुख्य रूप से किसका पाचन होता है? प्रोटीन का। इससे पहले मैं बता चुकी हूँ कि हमारे आमाशय में जो स्टमक होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है, ठीक है। तो प्रोटीन का यहाँ पर विशेष रूप से पाचन होता है। बाकी कार्बोहाइड्रेट वसा का जो पूर्ण पाचन होता है वो कहाँ पे होता है? छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और प्रोटीन का भी जो पूर्ण पाचन, तो सभी का जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनका पूर्ण पाचन, मतलब पूरे तरीके से जो डाइजेशन है वो होता है कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वाला का रंग निर्भर करता है? ऑप्शन ए दहन पदार्थ की प्रकृति पर, बी है ऑक्सीजन आपूर्ति पर, सी है आसपास के तापमान पर, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे मिसप्रिंट हो रखा है, तो इसमें क्या होता है? ए और सी, ए और बी क्या है? राइट आंसर है ए और बी, ठीक है। तो इन दोनों दहन पदार्थ की प्रकृति पर, दहन पदार्थ की प्रकृति मीन्स सबसे पहले देखते हैं कि ज्वाला किसे बोलते हैं? फ्लेम। जो पदार्थ, जैसे कोई पदार्थ जल रहा है तो जो उसकी लौ होती है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? फ्लेम बोलते हैं, ज्वाला। तो जो ज्वाला का कलर है वो किस पे डिपेंड करता है? तो ए है दहन पदार्थ की प्रकृति पर, मतलब जो पदार्थ जल रहा है उसकी प्रकृति पर, मतलब उसका नेचर कैसा है, तो इस पे भी निर्भर करता है, इस पे भी डिपेंड करता है ज्वाला का रंग, फ्लेम का कलर। और बी है ऑक्सीजन आपूर्ति पर। किसी भी, आपको पता है कि किसी भी पदार्थ के जलने के लिए ऑक्सीजन बहुत आवश्यक होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कोई पदार्थ क्या होता है? जलता है। तो ऑक्सीजन आपूर्ति पर मतलब उसको, उस पदार्थ को ऑक्सीजन कितनी मिल रही है उस पे भी क्या होता है? डिपेंड होता है ज्वाला का कलर। तो इसमें ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। सी क्या है? आसपास के तापमान पर। तो आसपास के तापमान से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ज्वाला के कलर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? ऑप्शन ए जड़त्व को, बी घर्षण को, सी है बल को, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए जड़त्व, इनर्टिया, ठीक है। तो न्यूटन का प्रथम नियम, सबसे पहले जानते हैं कि न्यूटन ने क्या किया था कि न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे, ठीक है, मोशन के 3 नियम प्रतिपादित किए थे न्यूटन ने, ठीक है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। तो जो फर्स्ट लॉ है, सबसे पहले हम जानते हैं कि फर्स्ट लॉ क्या कहता है। न्यूटन का प्रथम नियम इसमें यह है कि जब कोई वस्तु विरामावस्था में है या गति के अवस्था में, तो वह वस्तु तब तक परिवर्तित नहीं होगी, तब तक उसमें कोई चेंज नहीं आएगा जब तक उस पर कोई बाह्य फोर्स, मतलब बाहरी रूप से कोई फोर्स नहीं लगता, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं? न्यूटन का प्रथम नियम बोलते हैं, और इसे जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्टिया भी बोलते हैं। मतलब जब कोई वस्तु या तो गति की अवस्था में है या गति कर रही है, या तो वो विराम अवस्था है, मतलब या वो गति की अवस्था में नहीं है, बिल्कुल विश्राम की अवस्था में है, तो वह अपने उस पे चेंज तभी आएगा, वह अपने उसके अवस्था में परिवर्तन तभी होगा जब उस पर बाहरी रूप से कोई फोर्स लगेगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे फल का पेड़ से नीचे गिरना, ठीक है, तो फल पेड़ से नीचे गिरा, तो जब उस पर कोई फोर्स लगा बाहर से तभी तो नीचे गिरा, ठीक है। और जैसे चलती हुई गाड़ी एकदम रुकी, तो क्या होता है कि जो यात्री होते हैं वो आगे की ओर झुक जाते हैं,
ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि गाड़ी पर ब्रेक लगा और ब्रेक के लगने से उनकी अवस्था में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ, इस पर भी बाहरी फोर्स लगा, बाहरी रूप में फोर्स लगा। और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कोई टेबल है तो वो क्या है, विश्राम की अवस्था में है और हमने उसको एक फोर्स दिया और फिर क्या हो गई, वो गति की अवस्था में हो गई थोड़ी देर के लिए। तो ये भी क्या है, न्यूटन का प्रथम नियम है। और सेकंड लॉ और थर्ड लॉ के बारे में बता देती हूँ मैं थोड़ा सा। सेकंड लॉ न्यूटन का जो द्वितीय नियम है वो बल की परिभाषा, फोर्स की डेफिनेशन को बताता है। ठीक है, F=ma, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। मतलब किसी वस्तु पर जितना बल लगता है वो उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो मतलब जो न्यूटन का सेकंड लॉ है उससे फोर्स की डेफिनेशन निकलती है। और थर्ड लॉ को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो जो दूसरी वस्तु है वो भी पहली वस्तु पर उतना ही फोर्स लगाती है, विपरीत दिशा में। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगाती है। तो इसे क्या बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, बंदूक का हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक से गोली पर क्या लगता है, बल लगता है, जिससे जो गोली है वो आगे की ओर बढ़ती है, आगे की ओर चली जाती है। तो क्या होता है कि बंदूक पर भी क्रिया प्रतिक्रिया का बल लगता है अपोजिट साइड में, जिससे क्या होता है, बंदूक क्या होता है, बंदूक पीछे की ओर क्या करता है, धक्का देती है। तो क्या होता है इसमें, ये किसका एग्जाम्पल है, क्रिया प्रतिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए है अभिकेंद्रीय बल, बी अपकेंद्रीय बल, सी घर्षण बल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस बल को देखते हैं कि ये क्या, इसमें क्या होता है, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करती है। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट है वो किसी वृत्ताकार, किसी भी जो वृत्त के रूप में होता है, सर्कल के रूप में कोई मार्ग होता है या पथ होता है, उस पर गति करती है, तो क्या होता है कि उसके सेंटर के विपरीत जो उसका केंद्र है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स कार्य करता है, एक बल काम करता है। उसी को क्या बोलते हैं, अपकेंद्रीय बल बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसके सेंटर जो उस वृत्ताकार मार्ग है उसके सेंटर जो उसका केंद्र होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक बल लगता है, एक फोर्स लगता है, उसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो जो वॉशिंग मशीन है वो भी इसी सिद्धांत पर, इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे दही से मक्खन निकालना। तो दही से मक्खन निकालने की जो प्रोसेस होती है वो भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। ए है अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, सेंट्रीपेटल फोर्स। मतलब जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसके केंद्र की तरफ, तो उसके सेंटर की तरफ एक बल लगता है, उसको क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। अभिकेंद्र नाम से पता लग रहा होगा कि अभिकेंद्र मतलब केंद्र की ओर। ठीक है, तो सेंट्रीपेटल फोर्स इसे बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो गया, जैसे जो हमारे प्लैनेट होते हैं वो क्या करते हैं, सन के चारों ओर, सूरज के चारों ओर चक्कर मारते हैं। तो ये भी एग्जाम्पल किसका है, इन पर कौन सा बल लगता है, अभिकेंद्रीय बल। जैसे चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर गति करती है तो इसमें भी अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। सी है घर्षण बल। घर्षण बल तो पहले ही पढ़ चुके। घर्षण बल किसे बोलते हैं, फ्रिक्शन ऑफ फोर्स किसे बोलते हैं। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु, जब दो वस्तुएं क्या होती हैं आपस में सी है घर्षण बल, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो घर्षण बल किसे बोलते हैं, जब कोई वस्तु गति कर रही होती है और दूसरी वस्तु क्या होती है उसके संपर्क में होती है, तो जो दूसरी वस्तु है वो गति करने वाली वस्तु के क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में एक बल लगाती है। ठीक है, मतलब उसकी गति का विरोध करती है, इसी को क्या बोलते हैं, घर्षण बल।
ठीक है। जैसे हम चलते हैं और उसके बाद क्या होता है, रुक जाते हैं, तो क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में एक बल लगता है, इसी को क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, बी आयरन, सी है ऑक्सीजन और डी है कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ऑक्सीजन। ठीक है, हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? ऑक्सीजन। लास्ट क्वेश्चन है आज का, मनुष्य में कौन सा अंग अवशेषी अंग है? ऑप्शन ए कर्ण पल्लव पेशियाँ, बी क्षुद्रांत्र, सी दांत और डी है कर्ण पल्लव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कर्ण पल्लव पेशियाँ। ठीक है, मनुष्य में अवशेषी अंग, ठीक है, अवशेषी अंग वेस्टिजियल ऑर्गन। अब वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं? मतलब ऐसे ऑर्गन, ऐसे अंग जो क्या होते हैं, उपयोग में नहीं होते, जो हमारे पास अवेलेबल अभी है, लेकिन वो क्या है, बिल्कुल कार्य नहीं करते, मतलब उनका कोई उपयोग नहीं है, वो बिल्कुल क्या है, अनुपयोगी है अभी हमारी बॉडी में। ठीक है, तो कर्ण पल्लव पेशियाँ, मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना, तो ये क्या होता है, ये अवशेषी अंग के रूप में है, मतलब इनका कोई काम नहीं है। तो कर्ण पल्लव पेशियों का एक्चुअली में काम होता है कान को हिलाना। ठीक है, इनकी सहायता से कान क्या होता है, गति करता है, हिलता है। जैसे आपने जानवरों में देखा होगा, खरगोश वगैरह में, कि इनके कान क्या होता है, हिलते रहते हैं। तो इनमें क्या होता है, कर्ण पल्लव पेशियाँ पाई जाती है। अवशेषी अंग मीन्स ऐसे अंग जो क्या होते हैं, वर्तमान में तो जो कार्यरत नहीं है, जो उपयोगी नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वजों में इनका क्या रहा होगा, बहुत उपयोग रहा होगा। ठीक है, तो अब क्या है, बिना अब उनका कोई उपयोग नहीं है, तो वो क्या हो गया, अवशेषीय अंग के रूप में हो गए, वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में है। जैसे और क्या होता है, एक होता है हमारी अक्लदाड़। ठीक है, जो क्या होता है, जो सबसे लास्ट के कोने में आते हैं हमारे जबड़े में, तो अक्लदाड़ क्या है, ये भी अब अवशेषीय अंग के रूप में होते हैं। किसी में एक आता है, किसी में दो आते हैं, तो ये अवशेषीय अंग हो गए, क्योंकि इनका कोई कार्य नहीं है। ठीक है, अब जिस चीज़ का कोई काम नहीं होगा, तो वो क्या हो गया, विकसित नहीं होंगे और वह अवशेषीय अंग के रूप में पाए जाएंगे। और एक आता है अपेंडिक्स। ठीक है, अपेंडिक्स पाया जाता है हमारे बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो अपेंडिक्स का क्या काम है एक्चुअली में, कि ये सेल्यूलोज का पाचन करता है। तो जानवरों में जैसे जो शाकाहारी जानवर होते हैं, वेजिटेरिव जो जानवर होते हैं, वो क्या करते हैं, उनमें अपेंडिक्स पाया जाता है, जिससे क्या होता है, उनके सेल्यूलोज का पाचन होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, शाकाहारी होते हैं, घास खाते हैं। तो उनमें क्या होता है, उनमें अपेंडिक्स पाया जाता है। जो पुराने हमारे पूर्वज थे, उनमें जो अपेंडिक्स था वो बहुत ज़्यादा विकसित था, क्योंकि वो क्या थे, बिल्कुल शाकाहारी थे। वो क्या करते थे, मतलब शाकाहारी भोजन करते थे, तो उसको पचाने के लिए अपेंडिक्स होता था। और धीरे धीरे क्या हो गया, हमने अपने भोजन में मीट मांस ये सारी चीज़ें जोड़ दी, तो क्या होगा, अपेंडिक्स का जो अपेंडिक्स है वो विकसित होना बंद हो गया, मतलब वो अब कम पाया जाता है, बिल्कुल अवशेष के रूप में पाया जाता है। तो आज की टेस्ट सीरीज यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा है कि आपको साइंस की टेस्ट सीरीज पसंद आ रही होगी, समझ में आ रही होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।